अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों के जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 18 शुरू किया हुआ है और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर को हम ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, ये टर्म कहाँ से आई है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर के जो डोपिंग वगैरह होती है, उसकी जो बाइसिंग स्कीम होती है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। बच्चों इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है। नॉर्मली ट्रांजिस्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है, या ट्रांजिस्टर एक्शन क्या है, इसको ट्रांजिस्टर एक्शन भी बोलते हैं, या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है। ट्रांजिस्टर का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, उस नॉर्मल ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर में से करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो बच्चों आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, आप NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हैं या PNP ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको जो ट्रांजिस्टर लिया है, मैंने लिया है NPN ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि इसमें जो हमारा एमीटर है, इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से चार्ज कैरियर्स ने निकलना होता है। तो जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी हमारे पास, उतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे। बेस जो है, इसकी डोपिंग सबसे कम रखी जाती है, और जो हमारा कलेक्टर है, इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है, यानी कि बेस से डोपिंग इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन एमीटर से इसकी डोपिंग कम होती है। तो बच्चों इसके अंदर आपको पता है दो जंक्शंस होते हैं। एमीटर और बेस के दरमियान जो जंक्शन है, इसे हम एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, और इस जंक्शन को हमें हमेशा फॉरवर्ड बायस करना होता है। ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में जो एमीटर बेस जंक्शन है, इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना होता है। सो एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। बच्चों इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये एन रीजन है, और एन रीजन को अगर फॉरवर्ड बायस करना हो तो हम इसे कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसके फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जंक्शन यहाँ पर है कलेक्टर और बेस के दरमियान, इसे हम कहेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। बच्चों इस जंक्शन को आपने हमेशा रिवर्स बायस्ड रखना है। ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में इस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखा जाता है। और इसको आप रिवर्स बायस कैसे करोगे, इसको रिवर्स बायस करने के लिए, क्योंकि ये एन रीजन है, एन रीजन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इसको फॉरवर्ड बायस रखना क्यों जरूरी है और इसको रिवर्स बायस रखना क्यों जरूरी है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें, और अगर वो देखा है तो फिर यहाँ से अगली बात आपको समझ आसानी से आ जाएगी। हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट किस तरह से फ्लो करता है, ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो बच्चों हम स्टार्ट लेते हैं एमीटर से। तो ये सबसे पहले हमारे पास एमीटर है। बच्चों चूंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। बच्चों उसकी वजह से हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ये एन रीजन है। तो एन रीजन में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, या मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है, चूंकि वो अंडरस्टूड है इसलिए हम यहाँ पर उसको बना नहीं रहे। सो ये इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन या हमारे चार्ज कैरियर्स बेस में दाखिल हो जाएंगे। तो बच्चों जब ये फ्लो करना शुरू करेंगे, चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन रीजन में जो करंट है हम कह सकते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। तो बच्चों इस करंट को हम कहेंगे एमीटर करंट। तो यहाँ पर जो करंट है दैट इज एमीटर करंट, और इसको हम IE से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब बेस रीजन में एंटर होंगे, ठीक है, तो बेस रीजन जो है, जैसा कि हमने पढ़ा कि बेस रीजन जो होता है ये बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है। बच्चों अगर ये लाइटली डोप्ड होता है तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो भी कम होंगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स। तो बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इन होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, क्योंकि इसकी डोपिंग हमने बहुत कम की है। डोपिंग कम करने की वजह से बहुत कम इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में या एमीटर से बेस में दाखिल होंगे, जस्ट 5% उनका
5% जो है वो यहाँ होल के साथ रिकम्बाइन होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पी रीजन में आते हैं ना, यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं, यहाँ पर ये बन जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, ये भी आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हम कहेंगे कि एन रीजन में जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। लेकिन जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में जाते हैं तो वहां जाकर ये बन जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी रीजन में जो एटम्स होते हैं या आयन्स होते हैं उनके वैलेंस शेयर में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो होल के साथ रिकम्बाइन होंगे, और उनकी वजह से जस्ट 5%, 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पास हो जाते हैं, यहाँ से गुजर जाते हैं। तो बहुत कम जो यहाँ पे रह जाते हैं या होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं, उनकी वजह से जो यहाँ पर बेस में हमारे पास करंट आता है, बहुत ही स्मॉल करंट होता है, लेकिन होता है, उसको हम IB से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो है, हमने कहा कि 95% से ज़्यादा ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कलेक्टर में। ठीक है जी, और कलेक्टर का जो पोटेंशियल है आप देख रहे हैं, कलेक्टर का पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होके ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे हमारे एक्सटर्नल सर्किट में, और ये हमारा करंट होगा I। बच्चों अब एन रीजन में आपको पता है कि चार्ज कैरियर्स जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे बन गए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनमें से मोस्टली जो थे वो पास हो गए थे, 95% जो थे वो पास हो गए थे। इसलिए जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो अगेन वो एन रीजन में है तो वो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एन रीजन में भी करंट किस वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और यहाँ पर जो करंट होगा बच्चों उसको हम कहेंगे IC, कलेक्टर करंट। तो हमारे पास जब स्टार्ट लिया हमारे चार्ज कैरियर्स ने एमिटर से, तो हमारे पास जो करंट था वो IE था। अब ये करंट यहाँ पर जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होल्स के साथ रिकम्बाइन हुए, उनकी वजह से हमारे पास बेस करंट आया, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन पास हो गए यहाँ चले गए, उनकी वजह से हमारे पास जो करंट आया दैट इज़ IC या कलेक्टर करंट। तो हमारे पास जो टोटल करंट था दैट वाज IE, जो कि बराबर है IB प्लस IC के। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्सटर्नल सर्किट में आ जाते हैं, और इस तरह से फ्लो करते हुए ये अपना एक लूप कंप्लीट करते हैं, और करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है या फ्लो करता रहता है। अभी हम दोनों व्यूज़ देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट देखें तो उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, और अगर हम कन्वेंशनल करंट को देखें तो उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी। तो बच्चे जा रहे हैं कि हमारे करंट की डायरेक्शन क्या है, यानी कि दोनों तरह से देखेंगे, हम दोनों व्यूज़ देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट को देखा जाए तो उसकी डायरेक्शंस क्या बनेंगी। वो डायरेक्शंस आपके सामने हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शंस हैं जो मैंने बनाई हैं। और अगर हम कन्वेंशनल करंट्स की डायरेक्शन देखें तो वो क्या होंगी। आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन वही होती है जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर देखें जी, आपने देखा कि इमीटर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, बेस में। तो ये हमारा इमीटर है, ठीक है जी। तो इमीटर से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस में गए हैं, तो यहाँ से जो हमारी डायरेक्शन होगी करंट की IE की वो ये होगी। उसके बाद IB जो बेस करंट है इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये होगी, और इस तरह से जो कलेक्टर है, कलेक्टर से ये बाहर आए हैं एक्सटर्नल सर्किट में, तो यहाँ पर जो कलेक्टर करंट की डायरेक्शन है वो ये होगी। तो ये हमारे एमीटर करंट की डायरेक्शन है, ये बेस करंट की डायरेक्शन है, और ये कलेक्टर करंट की डायरेक्शन है। लेकिन ये डायरेक्शंस क्या हैं, ये हमारी डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये उसकी डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा करंट होता है, जिसकी जो फ्लो करता है नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ। आमतौर पर हम जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और हमने सर्किट बनाया है, यहाँ पर हम देखेंगे कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी। तो ज़ाहिर बात है इसके ऑपोजिट होगी। अगर बेस करंट इस तरह से है तो यहाँ पर बेस करंट को हम इस तरह से बना देंगे। एमीटर करंट इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम एमीटर करंट को इस डायरेक्शन में बना देंगे, और कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी, तो उसको हम बना देंगे इस डायरेक्शन में। तो ये जो नीचे वाला हमारा फ्लो है करंट का, ये कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जी कन्वेंशनल करंट को, और ये जो ऊपर वाला फ्लो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को।
तो उसके बाद बच्चों गेन की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो तरह के करंट होते हैं। एक तो हमारे तीन तरह के करंट है हमारे पास, बेस करंट है, एमिटर करंट है, कलेक्टर करंट है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की करंट गेन्स होती हैं, एक हमारे पास अल्फा करंट गेन होती है, एक हमारे पास बीटा करंट गेन होती है। तो यहाँ पर जो हम करंट गेन डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास बीटा करंट गेन है। और ये करंट गेन जो होती है बच्चों ये हमारे पास बराबर होती है रेशो ऑफ आई सी एंड आई बी, यानी कि कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो रेशो है इसे हम कहते हैं करंट गेन, और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और करंट गेन भी होती है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होती है आई सी ओवर आई ई। बच्चों जो करंट गेन है आप देख रहे हैं कि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स हो सकती है, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो बच्चों ये एक सिंप्लीफाइड व्यू था, हमने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये लेक्चर जो है वो एफएससी लेवल के स्कोप का है, तो इसलिए हमने मेन चीज़ें जो वो डिस्कस किए हैं कि किस तरह से ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है, मीटर से किस तरह से स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे बेस में जाते हैं, फिर कैसे कलेक्टर में जाते हैं, कैसे एक्सटर्नल सर्किट में आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।